काला दरवाजा बंद है। अगले दिन सुबह होने से पहले ही मोडोर की उनकी यात्रा समाप्त हो गई थी। दलदल और रेगिस्तान उनके पीछे छूट गए थे। उनके सामने, पीले आसमान के सामने, बड़े बड़े पहाड़ अपने खतरनाक सिर उठा रहे थे। मोडोर के पश्चिम में छाया के पहाड़, एफिलडीथ की उदास श्रृंखला और उत्तर में राख की तरह धूसर रंग की अरेड लिथुई की टूटी चोटियां और बंजर पहाड़ियां थीं। लेकिन जैसे जैसे ये पहाड़ियां एक दूसरे के करीब पहुंचती गईं, जो वास्तव में लिथलाड और गोरगोरोथ के शोकाकुल मैदानों और बीच में नौनिन के कड़वे अंतर्देशीय समुद्र के चारों ओर एक बड़ी दीवार के हिस्से थे, उन्होंने उत्तर की ओर लंबी भुजाएं फैला दी और इन भुजाओं के बीच एक गहरी खाई थी। ये सिरित गोरगोर था, प्रेतवाधित दर्रा, दुश्मन की भूमि का प्रवेश द्वार। दोनों ओर ऊंची चट्टानें थीं और उसके मुंह से आगे की ओर दो खड़ी पहाड़ियां थीं, काली हड्डियां और नंगी। उन पर मोडोर के दांत खड़े थे, दो मजबूत और ऊंचे टॉवर। बहुत पहले के दिनों में उन्हें गोंडोर के लोगों ने अपने गर्व और शक्ति में बनाया था, सौरोन के परास्त होने और उसके भाग जाने के बाद, ताकि वह अपने पुराने राज्य में वापस न लौट जाए। लेकिन गोंडोर की ताकत खत्म हो गई और लोग सो गए और कई सालों तक टावर खाली पड़े रहे। फिर सौरोन वापस आ गया। अब निगरानी टावर, जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, की मरम्मत की गई और हथियारों से भर दिया गया और निरंतर सतर्कता के साथ गैरिसन तैनात किए गए। वे पत्थर के चेहरे वाले थे, जिनकी खिड़कियों के छेद उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर देखते थे और हर खिड़की नींद से भरी आंखों से भरी थी। दर्रे के मुहाने पर, चट्टान से चट्टान तक, डार्क लॉर्ड ने पत्थर की एक प्राचीर बनाई थी। इसमें लोहे का एक ही द्वार था और इसकी दीवार पर पहरेदार लगातार चहलकदमी करते रहते थे। दोनों तरफ की पहाड़ियों के नीचे चट्टान में सैकड़ों गुफाएं और कीड़े मकोड़े खोदे गए थे। वहां ओर्क्स का एक झुंड छिपा हुआ था, जो युद्ध के लिए जाने वाली काली चींटियों की तरह एक संकेत पर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। कोई भी मोडोर के दांतों को पार नहीं कर सकता था और उनके काटने को महसूस नहीं कर सकता था, जब तक कि उन्हें सौरोन द्वारा बुलाया न जाए या गुप्त पासवर्ड न पता हो जो मोरानन को खोल देगा, जो उसकी भूमि का काला द्वार है। दोनों हॉबिट निराशा में टावरों और दीवार को देख रहे थे। दूर से भी वे धुंधली रोशनी में दीवार पर काले पहरेदारों की हरकतें और गेट के सामने गश्ती दल को देख सकते थे। वे अब उत्तर की ओर फैली हुई छाया के नीचे एक चट्टानी खो के किनारे पर झांक रहे थे। एफएलडी पंजीकृत व्यापार चिन्ह था का आधार। भारी हवा में सीधी उड़ान भरते हुए एक कौवा, शायद, अपने छिपने के स्थान से एक फरलांग दूर उड़कर पास के टॉवर के काले शिखर पर पहुंच गया होगा। उसके ऊपर एक हल्का धुआं घूम रहा था, मानो नीचे पहाड़ी में आग सुलग रही हो। दिन निकला और परती सूरज अरेड लिथुई की बेजान पहाड़ियों पर झपका। फिर अचानक पीतल के गले वाले तुरही की आवाज सुनाई दी। वे पहरेदारों की मीनारों से जोर से चिल्लाए और दूर पहाड़ियों में छिपे हुए गढ़ों और चौकियों से उत्तर देने वाली आवाजें आईं, और अभी भी दूर, लेकिन गहरे और अशुभ, बारात डाया के शक्तिशाली सींग और ड्रमों से परे खोखली भूमि में गूंज रहे थे। डर और मेहनत का एक और भयानक दिन मोडोर में आ गया था, और रात के पहरेदारों को उनके काल कोठरी और गहरे हॉल में बुलाया गया था, और दिन के पहरेदार, बुरी नज़र वाले और गिरे हुए, अपने पदों पर मार्च कर रहे थे। युद्ध की दीवार पर स्टील की चमक मंद रूप से चमक रही थी। अच्छा, हम यहाँ हैं, सैम ने कहा। यहाँ गेट है और मुझे लगता है कि हम यहीं तक पहुँच पाएंगे। मेरी बात, लेकिन अगर वो मुझे अभी देख लेता है, तो गफर के पास कहने के लिए कुछ बातें होंगी। अक्सर कहा जाता है कि अगर मैं अपने कदमों पर ध्यान नहीं दूंगा, तो मेरा बुरा अंत हो जाएगा, उसने किया। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं उस बूढ़े को फिर कभी देख पाऊंगा। अगर मैंने उसे पहले ही बता दिया होता, तो वह अपना मौका खो देता, सैम, और भी दुख की बात है। जब तक उसकी सांस चलती रहेगी, वो मुझे बताता रहेगा, अगर मैं उसका पुराना चेहरा फिर से देख पाता। लेकिन मुझे पहले नहाना होगा, नहीं तो वह मुझे पहचान नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि यह पूछना बेकार है कि अब हम किस ओर जाएं। हम आगे नहीं जा सकते जब तक कि हम ओर्क्स से लिफ्ट नहीं मांगना चाहते। नहीं, नहीं, गोलम ने कहा, कोई फायदा नहीं, हम आगे नहीं जा सकते।
स्मजागोल ने ऐसा कहा। उसने कहा, हम गेट पर जाएंगे और फिर हम देखेंगे। और हम देखते हैं। ओह हाँ, मेरे प्यारे, हम देखते हैं। स्मजागोल जानता था कि हॉबिट इस तरफ नहीं जा सकते। ओह हाँ, स्मजागोल जानता था। तो फिर आप हमें यहाँ किस मुसीबत के लिए लाए हैं? सैम ने कहा, वह न्यायपूर्ण या तर्कसंगत होने के मूड में नहीं था। मास्टर ने ऐसा कहा। मास्टर कहते हैं, हमें गेट तक ले चलो। बहुत अच्छा स्मजागोल, ऐसा ही करता है। गुरु ने ऐसा कहा, बुद्धिमान गुरु। मैंने किया, फ्रोडो ने कहा। उसका चेहरा गंभीर और दृढ़ था। वह मैला, थका हुआ और थकावट से दबा हुआ था, लेकिन वह अब डरता नहीं था और उसकी आंखें साफ थीं। मैंने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि मैं मोडोर में प्रवेश करने का इरादा रखता हूँ और मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं पता। इसलिए मैं इस रास्ते से जाऊंगा। मैं किसी को भी मेरे साथ जाने के लिए नहीं कहता। नहीं, नहीं, मास्टर। गोलम चिल्लाया, उस पर पंजा मारते हुए और बहुत घबराते हुए लग रहा था। संकट, इस तरह से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। कीमती को उसके पास मत ले जाओ। अगर उसे मिल गया तो वह हम सबको खा जाएगा, पूरी दुनिया को खा जाएगा। इसे रख लो, अच्छे मालिक, और स्मजागोल के प्रति दयालु रहो। इसे मत लेने दो। या चले जाओ, अच्छी जगहों पर जाओ और इसे छोटे स्मजागोल को वापस दे दो। हाँ, हाँ, मालिक, इसे वापस दे दो, है न? स्मजागोल इसे सुरक्षित रखेगा, वह बहुत अच्छा करेगा, खासकर अच्छे हॉबिट्स के लिए। हॉबिट्स, घर जाओ, गेट पर मत जाओ। मुझे मोडोर की भूमि पर जाने का आदेश दिया गया है और इसलिए मैं जाऊंगा, फ्रोडो ने कहा। अगर केवल एक ही रास्ता है तो मुझे इसे अपनाना होगा। उसके बाद जो आएगा वह आना ही चाहिए। सैम ने कुछ नहीं कहा। फ्रोडो के चेहरे पर नजर डालना ही उसके लिए काफी था। उसे पता था कि उसकी बातें बेकार थीं और आखिरकार उसे शुरू से ही इस मामले में कोई वास्तविक उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक खुशमिजाज हॉबिट होने के नाते उसे उम्मीद की जरूरत नहीं थी, जब तक कि निराशा को टाला जा सकता था। अब वे कड़वे अंत पर पहुंच चुके थे, लेकिन वह अपने मालिक के साथ पूरी तरह से जुड़ा रहा। वह मुख्य रूप से इसी के लिए आया था और वह अब भी उसके साथ रहेगा। उसका मालिक अकेले मोडोर नहीं जाएगा। सैम उसके साथ जाएगा और किसी भी हालत में वे गोलम से छुटकारा पा लेंगे। हालांकि गोलम अभी भी छुटकारा पाने का इरादा नहीं रखता था। वह फ्रोडो के पैरों पर घुटनों के बल बैठ गया, अपने हाथ मरोड़ते हुए और चीखते हुए। इस तरह नहीं, मास्टर, उसने विनती की। एक और रास्ता है। ओह हाँ, वास्तव में है। एक और रास्ता, अधिक गहरा, खोजने में अधिक कठिन, अधिक गुप्त। लेकिन स्मजागोल इसे जानता है। स्मजागोल को तुम्हें दिखाने दो। एक और तरीका, फ्रोडो ने संदेह से कहा, खोजी आंखों से गोलम को देखते हुए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, एक और रास्ता था। स्मजागोल ने उसे ढूंढ लिया। चलो चलते हैं और देखते हैं कि वह अभी भी वहाँ है या नहीं। आपने इस विषय में पहले कभी बात नहीं की? नहीं, मास्टर ने नहीं पूछा। मास्टर ने यह नहीं बताया कि वह क्या करना चाहते थे। वह बेचारे स्मजागोल को नहीं बताता। वह कहता है, स्मजागोल, मुझे गेट तक ले चलो और फिर अलविदा। स्मजागोल भाग सकता है और अच्छा बन सकता है, लेकिन अब वह कहता है, मैं इस रास्ते से मोडोर में प्रवेश करने का इरादा रखता हूँ। इसलिए स्मजागोल बहुत डरा हुआ है। वह अच्छे मास्टर को खोना नहीं चाहता और उसने वादा किया, मास्टर ने उससे वादा करवाया कि वह प्रीशियस को बचाएगा। लेकिन मास्टर उसे सीधे ब्लैक हैंड के पास ले जाएगा अगर मास्टर इस रास्ते से जाएगा। इसलिए स्मजागोल को उन दोनों को बचाना होगा और वह एक और तरीका सोचता है जो एक समय में था। अच्छा मास्टर, स्मजागोल बहुत अच्छा है, हमेशा मदद करता है। सैम ने भौहें सिकोड़ी। अगर वह अपनी आंखों से गोलम में छेद कर सकता तो वह क्या किया होता? उसका मन संदेह से भरा हुआ था। सभी दिखावे के लिए गोलम वास्तव में व्यथित था और फ्रोडो की मदद करने के लिए उत्सुक था। लेकिन सैम, सुनी हुई बहस को याद करते हुए, यह विश्वास करना कठिन था कि लंबे समय से डूबे हुए स्मजागोल ने जीत हासिल की थी। किसी भी दर पर उस आवाज ने बहस में अंतिम शब्द नहीं कहा था।
सैम का अनुमान था कि स्मजागोल और गोलम के हिस्सों, या जिसे वह अपने मन में स्लिंकर और स्टिंकर कहता था, ने एक युद्धविराम और एक अस्थायी गठबंधन किया था। कोई भी नहीं चाहता था कि दुश्मन को अंगूठी मिले। दोनों फ्रोडो को पकड़े जाने से बचाना चाहते थे और अपनी नज़र में जितना संभव हो सके कम से कम जब तक स्टिंकर के पास अभी भी अपने कीमती पर हाथ डालने का मौका था। क्या वास्तव में मोडोर में जाने का कोई और रास्ता था? सैम को संदेह था। और यह अच्छी बात है कि पुराने खलनायक का आधा हिस्सा भी नहीं जानता कि मालिक क्या करना चाहता है, उसने सोचा। अगर उसे पता होता कि फ्रोडो हमेशा के लिए अपने कीमती को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी परेशानी होगी। वैसे भी बूढ़ा स्टिंकर दुश्मन से बहुत डरता है और वो उससे किसी तरह के आदेश के तहत है। यह हो सकता है कि वो हमारी मदद करते हुए पकड़े जाने के बजाय हमें छोड़ दे और अपने कीमती को पिघलने देने के बजाय, शायद। कम से कम मेरा तो यही विचार है और मुझे उम्मीद है कि मालिक इस बारे में सावधानी से सोचेंगे। वो किसी भी व्यक्ति जितना ही बुद्धिमान है, लेकिन वो नर्म दिल वाला है, बस यही है। यह अनुमान लगाना किसी भी गेमजी के बस की बात नहीं है कि वह आगे क्या करेगा। फ्रोडो ने तुरंत गोलम को जवाब नहीं दिया। जब सैम के धीमे लेकिन चतुर दिमाग में ये संदेह चल रहे थे, तब वह सिरित गोरगोर की अंधेरी चट्टान की ओर देखता हुआ खड़ा था। जिस खो में उन्होंने शरण ली थी, वह एक छोटी पहाड़ी के किनारे खोदी गई थी, जो एक लंबी खाई जैसी घाटी से थोड़ी ऊंचाई पर थी, जो उसके और पहाड़ों के बाहरी बटरास के बीच स्थित थी। घाटी के बीच में पश्चिमी वॉच टावर की काली नींव खड़ी थी। सुबह के उजाले में मोडोर के गेट पर मिलने वाली सड़कें अब दिखाई दे सकती थीं। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, पीला और धूल भरा, एक उत्तर की ओर वापस मुड़ता हुआ, दूसरा पूर्व की ओर धुंध में सिमटता हुआ जो अरेड लिथुई के पैरों के चारों ओर चिपक गया, और तीसरा जो उसकी ओर भागा। जैसे ही यह टावर के चारों ओर तेजी से मुड़ा, यह एक संकरी घाटी में प्रवेश कर गया और उस खोखले से बहुत नीचे नहीं गुजरा जहां वह खड़ा था। पश्चिम की ओर, उसके दाईं ओर, ये पहाड़ों के कंधों को छूता हुआ मुड़ा और दक्षिण की ओर गहरी छाया में चला गया जिसने एपिलडीथ के सभी पश्चिमी किनारों को ढक दिया। उसकी दृष्टि से परे ये पहाड़ों और महान नदी के बीच की संकरी भूमि में आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने देखा, फ्रोडो को एहसास हुआ कि मैदान पर बहुत हलचल और हलचल थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सेना मार्च पर थी। हालांकि अधिकांश भाग में वे दलदलों और बंजर भूमि से आने वाली दुर्गंध और धुएं से छिपे हुए थे, लेकिन कहीं कहीं उसे भालों और हेलमेटों की चमक दिखाई दे रही थी, और सड़कों के किनारे समतल भूमि पर घुड़सवार कई समूहों में सवार दिखाई दे रहे थे। उसे दूर से अमोनहेन पर देखा गया अपना दर्शन याद आ गया, इतने कम दिनों में पहले। हालांकि अब ऐसा लगता है कि यह कई साल पहले की बात है। तब उसे पता चला कि उसके दिल में एक पल के लिए जो उम्मीद जगी थी, वह व्यर्थ थी। तुरही चुनौती के तौर पर नहीं बल्कि अभिवादन के तौर पर बजाई गई थी। ये गोंडोर के लोगों द्वारा डार्क लॉर्ड पर कोई हमला नहीं था। वे वीरता की कब्रों से बदला लेने वाले भूतों की तरह उठे थे जो बहुत पहले ही मर चुके थे। ये दूसरी जाति के लोग थे जो विस्तृत ईस्टलैंड से आए थे, अपने अधिपति के आह्वान पर इकट्ठा हुए थे। सेनाएं जो रात में उसके गेट के सामने डेरा डाले हुए थीं और अब उसकी बढ़ती शक्ति को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ी थीं। जैसे कि अचानक उन्हें अपनी स्थिति के खतरे का पूरा एहसास हो गया हो। अकेले, दिन के बढ़ते उजाले में, इस विशाल खतरे के इतने करीब, फ्रोडो ने जल्दी से अपने कमजोर भूरे रंग के हुड को अपने सिर पर खींचा और घाटी में उतर गया। फिर वह गोलम की ओर मुड़ा। स्मजागोल, उसने कहा, मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा करूंगा। वास्तव में ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए, और यह मेरी किस्मत है कि मुझे तुमसे मदद मिली जहां मैंने इसकी कम से कम उम्मीद की थी, और तुम्हारा भाग्य है कि तुम मेरी मदद करो जिसका तुमने लंबे समय तक बुरे इरादे से पीछा किया। अब तक तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है और अपना वादा पूरा किया है। सच कह रहा हूं और मेरा मतलब है, उसने सैम की ओर एक नज़र डालते हुए कहा, क्योंकि अब तक हम 2 बार तुम्हारे कब्जे में आ चुके हैं और तुमने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। नहीं, तुमने मुझसे वह छीनने की कोशिश की है जो तुम एक बार चाहते थे।
तीसरी बार सबसे अच्छा साबित हो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, स्मजागोल, तुम खतरे में हो। हाँ, हाँ, मास्टर, गोलम ने कहा। भयानक खतरा। ये सोचकर स्मजागोल की हड्डियां कांप उठती हैं। लेकिन वह भागता नहीं है। उसे अच्छे मास्टर की मदद करनी चाहिए। फ्रोडो ने कहा, मेरा मतलब उस खतरे से नहीं था जो हम सभी को है। मेरा मतलब सिर्फ अपने लिए खतरे से है। तुमने उस चीज की कसम खाई थी जिसे तुम अनमोल कहते हो। याद रखो, ये तुम्हें अपने पास रखेगा, लेकिन यह इसे तुम्हारे ही विनाश के लिए मुड़ने का तरीका खोजेगा। तुम पहले से ही मुड़े जा रहे हो। तुमने अभी अभी मूर्खतापूर्वक अपने आप को मेरे सामने प्रकट किया। तुमने कहा कि इसे स्माजागोल को वापस दे दो। ऐसा दोबारा मत कहना। उस विचार को अपने अंदर पनपने मत दो। तुम इसे कभी वापस नहीं पाओगे। लेकिन इसकी चाहत तुम्हें एक कड़वे अंत की ओर ले जा सकती है। तुम इसे कभी वापस नहीं पाओगे। स्माजागोल, आखिरी जरूरत में मुझे अनमोल को पहनना चाहिए, और अनमोल ने बहुत पहले ही तुम्हें वश में कर लिया था। अगर मैं इसे पहनकर तुम्हें आदेश दूं, तो तुम आज्ञा का पालन करोगे, भले ही इसके लिए तुम्हें खाई से कूदना पड़े या खुद को आग में फेंकना पड़े। और यही मेरी आज्ञा होगी। इसलिए सावधान रहो, स्माजागोल। सैम ने अपने मालिक की ओर स्वीकृति के साथ देखा, लेकिन आश्चर्य के साथ भी। उसके चेहरे पर एक भाव था और उसकी आवाज में एक ऐसा लहजा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये हमेशा से उसकी धारणा रही थी कि प्यारे मिस्टर फ्रोडो की दयालुता इतनी उच्च कोटि की थी कि यह निश्चित रूप से अंधेपन का एक उचित उपाय होना चाहिए। बेशक, वो दृढ़ता से इस असंगत विश्वास पर भी कायम था कि मिस्टर फ्रोडो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, संभवतः ओल्ड मिस्टर बिल्बो और गैंडाल्फ को छोड़कर। गोलम ने अपने तरीके से, और बहुत अधिक बहाने के साथ, क्योंकि उसका परिचय बहुत कम समय का था, शायद ऐसी ही गलती की हो, दयालुता और अंधेपन को भ्रमित करते हुए। किसी भी दर पर इस भाषण ने उसे शर्मिंदा और भयभीत कर दिया। वह जमीन पर गिड़गिड़ाया और कोई स्पष्ट शब्द नहीं बोल सका सिवाय इसके कि अच्छा मालिक। फ्रोडो ने कुछ देर तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, फिर वह फिर से कम सख्ती से बोला, अब आओ, गोलम या स्मजागोल, अगर तुम चाहो तो मुझे ये दूसरा रास्ता बताओ, और अगर तुम दिखा सको तो मुझे दिखाओ कि इसमें क्या उम्मीद है, जो मुझे मेरे सीधे रास्ते से हटने के लिए उचित ठहराए। मैं जल्दी में हूँ। लेकिन गोलम की हालत दयनीय थी और फ्रोडो की धमकी ने उसे पूरी तरह से डरा दिया था। उसके बड़बड़ाने और चीखने चिल्लाने के बीच, और बार बार फर्श पर रेंगने और उन दोनों से, बेचारे छोटे स्मजागोल के प्रति दयालु होने की भीख मांगने के बीच, उससे कोई स्पष्ट विवरण प्राप्त करना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद वह थोड़ा शांत हो गया और फ्रोडो ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि अगर कोई यात्री एफेल डेथ के पश्चिम की ओर मुड़ने वाली सड़क का अनुसरण करता है, तो वह अंधेरे पेड़ों के घेरे में एक क्रॉसिंग पर पहुंच जाएगा। दाईं ओर एक सड़क ओस्गिलियथ और एंडुइन के पुलों तक जाती थी, बीच में सड़क दक्षिण की ओर जाती थी। आगे, 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 गोलम ने कहा। हम उस रास्ते से कभी नहीं गए, लेकिन वे कहते हैं कि यह 100 लीग तक जाता है, जब तक आप महान जल को नहीं देख सकते जो कभी शांत नहीं रहता। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, और बड़े पक्षी मछलियों को खाते हैं। अच्छे पक्षी, लेकिन हम कभी वहाँ नहीं गए, अफसोस नहीं। हमें कभी मौका नहीं मिला। और आगे भी और भी ज़मीनें हैं, वे कहते हैं, लेकिन वहाँ पीला चेहरा बहुत गर्म है, और शायद ही कभी बादल होते हैं, और लोग भयंकर होते हैं और उनके चेहरे काले होते हैं। हम उस जमीन को नहीं देखना चाहते। फ्रोडो ने कहा, नहीं, लेकिन अपने रास्ते से मत भटकना। तीसरे मोड़ का क्या होगा? ओह हाँ, एक तीसरा रास्ता है, गोलम ने कहा। वह बाईं ओर की सड़क है। एक बार यह ऊपर ऊपर घुमावदार और ऊंची छाया की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। जब ये काली चट्टान के चारों ओर मुड़ता है, तो आप इसे देखेंगे। अचानक आप इसे अपने ऊपर देखेंगे और आप छिपना चाहेंगे। इसे देखो, इसे देखो। क्या देखोगे? पुराना किला, बहुत पुराना, अब बहुत भयानक। हम दक्षिण से कहानियां सुना करते थे, जब स्मजागोल बहुत पहले छोटा था। ओह हाँ, हम शाम को ग्रेट रिवर के किनारे विलो लैंड्स में बैठकर, जब नदी भी छोटी थी, गोलम बहुत कहानियां सुना करते थे।
वह रोने लगा और बड़बड़ाने लगा। हॉबिट्स ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। दक्षिण की कहानियां, गोलम ने फिर कहा, चमकती आंखों वाले ऊंचे आदमियों के बारे में, और उनके घर पत्थर की पहाड़ियों जैसे, और उनके राजा और उनके सफ़ेद पेड़ का चांदी का मुकुट, अद्भुत कहानियां। उन्होंने बहुत ऊंचे टॉवर बनाए, और उन्होंने जो एक टॉवर बनाया वह चांदी सफ़ेद था, और उसमें चांद जैसा एक पत्थर था, और उसके चारों ओर बड़ी सफ़ेद दीवारें थीं। अरे हाँ, चांद के टॉवर के बारे में कई कहानियां थीं। फ्रोडो ने कहा, ये वही मिनास इथिल होगा जिसे एलेंडिल के बेटे इसिलिदुर ने बनवाया था। यह इसिलिदुर ही था जिसने दुश्मन की उंगली काट दी थी। हाँ, उसके पास ब्लैक हैंड पर केवल 4 हैं, लेकिन वे पर्याप्त हैं, गोल्लम ने कांपते हुए कहा। और वह इसिल्दुर के शहर से नफरत करता था। वो किससे नफरत नहीं करता? फ्रोडो ने कहा, लेकिन चांद के टॉवर का हमसे क्या लेना देना है? ठीक है, गुरु, ये वहाँ था और अब भी है। ऊंची मीनार और सफ़ेद घर और दीवार, लेकिन अब यह अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है। उसने इसे बहुत पहले जीत लिया था। अब ये बहुत भयानक जगह है। यात्री इसे देखकर कांप उठते हैं, वे नज़रों से ओझल हो जाते हैं, वे इसकी छाया से बचते हैं। लेकिन गुरु को उसी रास्ते से जाना होगा। यही एकमात्र दूसरा रास्ता है, क्योंकि वहाँ पहाड़ कम है, और पुरानी सड़क ऊपर और ऊपर जाती है, जब तक कि यह शीर्ष पर एक अंधेरे दर्रे तक नहीं पहुँच जाती, और फिर यह नीचे, नीचे, फिर से गुरगुरोत तक जाती है। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई और वह कांप उठा। लेकिन इससे हमें क्या मदद मिलेगी? सैम ने पूछा। निश्चित रूप से दुश्मन को अपने पहाड़ों के बारे में सब पता है, और उस सड़क पर इतनी नज़दीक से पहरा होगा। टावर खाली नहीं है न? ओ नहीं, खाली नहीं। गोल्लम फुसफुसाया, ये खाली लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओ नहीं। बहुत भयानक चीजें वहाँ रहती हैं। ओर्क्स, हाँ हमेशा ओर्क्स, लेकिन बदतर चीजें भी वहाँ रहती हैं। सड़क दीवारों की छाया के ठीक नीचे चढ़ती है और गेट से गुजरती है। सड़क पर कुछ भी ऐसा नहीं चलता जिसके बारे में उन्हें पता न हो। अंदर की चीजें जानती हैं, साइलेंट वॉचर्स। तो यही आपकी सलाह है? सैम ने कहा कि हमें दक्षिण की ओर एक और लंबी यात्रा करनी चाहिए, ताकि जब हम वहां पहुंचे तो हम खुद को उसी स्थिति में या इससे भी बदतर स्थिति में पाएं, अगर हम कभी वहां पहुंचे। नहीं, बिल्कुल नहीं, गोलम ने कहा। हॉबिट को देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, समझो। उसे इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं है। उसकी नज़र हर जगह है, लेकिन ये कुछ जगहों पर दूसरों की तुलना में ज़्यादा ध्यान देती है। वो सब कुछ एक साथ नहीं देख सकता, अभी तक नहीं। आप देखिए, उसने शैडो माउंटेन के पश्चिम से नदी तक के पूरे देश को जीत लिया है, और अब पुल उसके पास हैं। उसे लगता है कि पुलों पर बड़ी लड़ाई लड़े बिना या बहुत सारी नावें लाए बिना कोई भी मून टावर तक नहीं आ सकता, जिन्हें वे छिपा नहीं सकते, और उसे इसके बारे में पता चल जाएगा। सैम ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो कि वह क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। क्या तुम हाल ही में उससे बात कर रहे हो, या सिर्फ फॉक्स के साथ घुल मिल रहे हो? अच्छा हॉबिट नहीं, समझदार नहीं, गोलम ने सैम को गुस्से से देखते हुए कहा और फ्रोडो की ओर मुड़ गया। स्मागोल ने ऑक्स से बात की है? हाँ बेशक, मास्टर से मिलने से पहले, और कई लोगों से। वो बहुत दूर तक चला गया है। और अब वह जो कहता है, कई लोग वही कह रहे हैं। यही उत्तर में उसके लिए और हमारे लिए बड़ा खतरा है। वो एक दिन ब्लैक गेट से बाहर आएगा, एक दिन जल्द ही। यही एकमात्र रास्ता है जिससे बड़ी सेनाएं आ सकती हैं। लेकिन पश्चिम की ओर वह डरता नहीं है, और वहाँ साइलेंट वॉचर्स हैं। बस ऐसे ही, सैम ने कहा, टालने के लिए नहीं। और इसलिए हमें उनके गेट पर जाकर दस्तक देनी चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या हम मोडोर के लिए सही रास्ते पर हैं, या वे जवाब देने के लिए बहुत चुप हैं। ये समझदारी नहीं है। हम इसे यहीं कर सकते हैं और खुद को लंबी यात्रा से बचा सकते हैं। इसके बारे में मजाक मत करो, गोलम ने फुसफुसाया। यह मजाक नहीं है, ओ नहीं, मनोरंजक नहीं। मोडोर में जाने की कोशिश करना बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण है। लेकिन अगर मास्टर कहता है कि मुझे जाना चाहिए या मैं जाऊंगा, तो उसे कोई ना कोई तरीका जरूर आजमाना चाहिए।
लेकिन उसे भयानक शहर में नहीं जाना चाहिए। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, यहीं पर स्मजागोल मदद करता है। अच्छा स्मजागोल, हालांकि कोई भी उसे नहीं बताता कि यह सब क्या है। स्मजागोल फिर से मदद करता है। उसने इसे पा लिया, वह ये जानता है। तुम्हें क्या मिला? फ्रोडो ने पूछा। गोलम नीचे झुक गया और उसकी आवाज फिर से फुसफुसाहट में बदल गई। पहाड़ों में जाने वाला एक छोटा रास्ता, और फिर एक सीढ़ी, एक संकरी सीढ़ी। ओह हाँ, बहुत लंबी और संकरी। और फिर और सीढ़ियाँ, और फिर उसकी आवाज और भी कम हो गई। एक सुरंग, एक अंधेरी सुरंग, और अंत में एक छोटी सी दरार, और मुख्य दर्रे से ऊपर एक रास्ता। ये वह रास्ता था जिससे स्माजागोल अंधेरे से बाहर निकला था, लेकिन ये सालों पहले की बात है। रास्ता अब गायब हो गया होगा, लेकिन शायद नहीं, शायद नहीं। सैम ने कहा, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कम से कम कहानी में तो ये बहुत आसान लगता है। अगर वह रास्ता अभी भी है, तो उस पर भी पहरा होगा। क्या उस पर पहरा नहीं था, गोलम? ये कहते हुए उसने गोलम की आंखों में एक हरे रंग की चमक देखी। गोलम ने कुछ बुदबुदाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। क्या ये सुरक्षित नहीं है? फ्रोडो ने सख्ती से पूछा। और क्या तुम अंधेरे से भाग निकले, स्मजागोल? क्या तुम्हें किसी काम से जाने की अनुमति नहीं थी? कम से कम यही तो आरागोर्न ने सोचा था, जिसने तुम्हें कुछ साल पहले डेडमाश के पास पाया था। ये झूठ है, गोलम फुसफुसाया, और आरागोर्न का नाम लेते ही उसकी आंखों में एक बुरी रोशनी आ गई। उसने मुझसे झूठ बोला। हाँ, उसने झूठ बोला। मैं बच गया, सब अपने आप से। वास्तव में मुझे प्रीसियस की तलाश करने के लिए कहा गया था, और मैंने खोजा और खोजा, बेशक मैंने खोजा, लेकिन ब्लैक वन के लिए नहीं। प्रीसियस हमारा था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह मेरा था। मैं बच गया। फ्रोडो को एक अजीब सा यकीन हुआ कि इस मामले में गोलम सच्चाई से उतना दूर नहीं था जितना कि संदेह किया जा सकता था, कि उसने किसी तरह मोडोर से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था, और कम से कम उसे विश्वास था कि यह उसकी अपनी चालाकी से हुआ था। एक बात के लिए उसने देखा कि गोलम ने आई का इस्तेमाल किया, और ऐसा आमतौर पर एक संकेत लगता था, इसके दुर्लभ दिखावे पर, कि पुराने सत्य और ईमानदारी के कुछ अवशेष फिलहाल शीर्ष पर थे। लेकिन भले ही गोलम पर इस बिंदु पर भरोसा किया जा सकता था, फ्रोडो दुश्मन की चालाकी को नहीं भूला था। भागने की अनुमति दी गई हो सकती है या इसकी व्यवस्था की गई हो सकती है, और डार्क टावर में अच्छी तरह से जाना जाता है। और किसी भी मामले में गोलम स्पष्ट रूप से एक अच्छा सौदा छिपा रहा था। उन्होंने कहा, मैं आपसे पुनः पूछता हूँ, क्या ये गुप्त मार्ग सुरक्षित नहीं है? लेकिन आरागोर्न के नाम ने गोलम को उदास कर दिया था। वो एक झूठे व्यक्ति की तरह घायल हो गया था, जब उसने पहली बार सच कहा था। या उसका कुछ हिस्सा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या इसकी सुरक्षा नहीं की जाती? फ्रोडो ने दोहराया। हाँ, हाँ, शायद। इस देश में कोई सुरक्षित जगह नहीं है, गोलम ने उदास होकर कहा। कोई सुरक्षित जगह नहीं है, लेकिन मास्टर को या तो कोशिश करनी चाहिए या घर चले जाना चाहिए। कोई और रास्ता नहीं है। वे उससे और कुछ नहीं कह पाए। खतरनाक जगह और ऊंचे दर्रे का नाम वह नहीं बता पाया, या बताना नहीं चाहता था। इसका नाम सिरित अनगोल था, जो एक भयानक अफवाह का नाम था। आरागोर्न शायद उन्हें ये नाम और इसका महत्व बता सकता था, गैंडाल्फ ने उन्हें चेतावनी दी होती। लेकिन वे अकेले थे, और आरागोर्न बहुत दूर था, और गैंडाल्फ इसेंगार्ड के खंडहर के बीच खड़ा था और सरोमन के साथ झगड़ा कर रहा था। राजद्रोह के कारण देरी हो रही थी। फिर भी जब उसने सरोमन से अपने अंतिम शब्द कहे, और पालंटूर ऑर्थेंक की सीढ़ियों पर आग में जल गया, तो उसका विचार हमेशा फ्रोडो और सैमवाइज पर था। लंबे लीगों में उसका मन आशा और दया में उनके लिए खोज रहा था। शायद फ्रोडो ने इसे महसूस किया, अनजाने में, जैसा कि उसने अमोनहेन पर किया था। भले ही वह मानता था कि गैंडाल्फ चला गया है, हमेशा के लिए दूर मोरिया की छाया में चला गया है। वो बहुत देर तक जमीन पर बैठा रहा, चुपचाप, उसका सिर झुके, गैंडाल्फ ने जो कुछ उससे कहा था उसे याद करने की कोशिश करते हुए। लेकिन इस विकल्प के लिए वो कोई सलाह याद नहीं कर सका।
वास्तव में गैंडाल्फ का मार्गदर्शन उनसे बहुत जल्दी छीन लिया गया था, जबकि डार्कलैंड अभी भी बहुत दूर था। अंत में उन्हें इसमें कैसे प्रवेश करना चाहिए, गैंडाल्फ ने नहीं बताया था। शायद वह नहीं बता सकता था। उत्तर में दुश्मन के गढ़ में, डोल गुलदुर में, वह एक बार गया था। लेकिन मोडोर में, आग के पहाड़ पर और बारात-डाया में, जब से डार्क लॉर्ड फिर से शक्तिशाली हो गया, क्या उसने कभी वहां की यात्रा की थी? फ्रोडो को ऐसा नहीं लगा। और यहाँ वह शायर का एक छोटा सा हाफलिंग था, शांत देहात का एक साधारण हॉबिट जिससे उम्मीद की जाती थी कि वह ऐसा रास्ता खोजेगा जहाँ महान लोग नहीं जा सकते थे या जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यह एक बुरी किस्मत थी, लेकिन उसने ये काम अपने ही बैठक कक्ष में दूसरे वर्ष के सुदूर वसंत में खुद ही कर लिया था, जो अब इतना दूर था कि ये दुनिया की जवानी की कहानी के एक अध्याय की तरह था, जब चांदी और सोने के पेड़ अभी भी खिले हुए थे। यह एक बुरा विकल्प था। उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? और अगर दोनों ही रास्ते आतंक और मौत की ओर ले जाते हैं, तो चुनाव करने में क्या फायदा? दिन ढलने लगा। वे जिस छोटे से भूरे गड्ढे में लेटे थे, वहां एक गहरी खामोशी छा गई, जो डर की भूमि की सीमाओं के इतने करीब थी। एक ऐसी खामोशी जिसे महसूस किया जा सकता था, मानो यह एक मोटा पर्दा हो जो उन्हें उनके आसपास की पूरी दुनिया से अलग कर रहा हो। उनके ऊपर एक पीला आसमान का गुंबद था जो क्षणभंगुर धुएं से ढका हुआ था, लेकिन ये बहुत ऊंचा और दूर लग रहा था, मानो हवा की गहरी गहराइयों से देखा जा रहा हो जो विचारोत्तेजक विचारों से भरी हुई हो। सूरज के सामने खड़ा एक चील भी उन हॉबिट्स को नहीं देख पाता जो वहां बैठे थे, विनाश के बोझ तले, खामोश, बिना हिले डुले, अपने पतले भूरे लबादों में लिपटे हुए। एक पल के लिए वह शायद रुककर गोलम के बारे में सोच सकता था, जो जमीन पर फैला हुआ एक छोटा सा आकार था। शायद वहां किसी मनुष्य के बच्चे का भूखा कंकाल पड़ा था। उसका फटा हुआ कपड़ा अभी भी उससे चिपका हुआ था। उसके लंबे हाथ और पैर लगभग हड्डियों की तरह सफ़ेद और हड्डियों की तरह पतले थे। एक चोंच के लायक भी मांस नहीं था। फ्रोडो का सिर उसके घुटनों पर झुका हुआ था, लेकिन सैम पीछे की ओर झुका हुआ था, अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखे हुए, अपने हुड से खाली आसमान को घूर रहा था। कम से कम लंबे समय तक तो ये खाली था। फिर कुछ ही देर में सैम को लगा कि उसने एक काले पक्षी जैसी आकृति को अपनी दृष्टि के घेरे में आते हुए, मंडराते हुए और फिर दूर जाते हुए देखा। दो और उसके पीछे आए, और फिर चौथा। वे देखने में बहुत छोटे थे, फिर भी वह जानता था किसी तरह कि वे बहुत बड़े थे। उनके पंखों का एक बड़ा फैलाव था जो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे। उसने अपनी आंखें ढांक ली और आगे की ओर झुक गया, कांपते हुए। उस पर वही चेतावनी भरा डर था जो उसने ब्लैक राइडर्स की उपस्थिति में महसूस किया था, वह असहाय भय जो हवा में चीख के साथ आया था और चांद पर छाया। हालांकि अब यह इतनी विनाशकारी या सम्मोहक नहीं थी, खतरा अधिक दूर था, लेकिन खतरा तो था ही। फ्रोडो ने भी इसे महसूस किया। उसका विचार टूट गया था। वो हिल गया और कांप उठा, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। गोलम ने खुद को एक कोने में फंसे मकड़ी की तरह समेट लिया। पंखों वाली आकृतियां घूम गईं और तेजी से नीचे झुकी और मोडोर की ओर वापस चली गईं। सैम ने गहरी सांस ली। सवार फिर से हवा में हैं, उसने कर्कश फुसफुसाहट में कहा। मैंने उन्हें देखा। क्या आपको लगता है कि वे हमें देख सकते थे? वे बहुत ऊंचाई पर थे, और अगर वे पहले की तरह ही ब्लैक राइडर्स हैं, तो वे दिन के उजाले में ज्यादा कुछ नहीं देख सकते, है न? नहीं, शायद नहीं, फ्रोडो ने कहा, लेकिन उनके घोड़े देख सकते थे, और ये पंख वाले जीव जिन पर वे अब सवार हैं, वे शायद किसी भी अन्य प्राणी से ज्यादा देख सकते हैं। वे बड़े सड़े हुए पक्षियों की तरह हैं। वे किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। मुझे डर है कि दुश्मन उन पर नजर रखे हुए है। भय की भावना समाप्त हो गई, लेकिन चारों ओर फैली खामोशी टूट गई। कुछ समय के लिए वे दुनिया से कटे हुए थे, मानो किसी अदृश्य द्वीप पर हों। अब वे फिर से नंगे हो गए थे, खतरा फिर से लौट आया था। लेकिन फिर भी फ्रोडो ने गोलम से बात नहीं की और न ही अपना चुनाव किया। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह सपना देख रहा हो या अपने दिल और यादों में झांक रहा हो। आखिरकार वह हिला और खड़ा हुआ,
और ऐसा लगा कि वह बोलने और फैसला करने वाला था। लेकिन सुनो, उसने कहा। वह क्या है? उन पर एक नया डर हावी हो गया था। उन्होंने गाना और कर्कश चिल्लाहट सुनी। पहले तो लगा कि यह बहुत दूर है, लेकिन ये करीब आ गया, यह उनकी ओर आ रहा था। ये बात उनके दिमाग में कौंध गई कि ब्लैक विंग्स ने उन पर नजर रखी है और उन्हें पकड़ने के लिए हथियारबंद सैनिकों को भेजा है। सौरोन के इन भयानक सेवकों के लिए कोई भी गति बहुत ज्यादा नहीं थी। वे झुके हुए थे, सुन रहे थे। आवाजें और हथियारों और हॉर्नेस की खनक बहुत करीब थी। फ्रोडो और सैम ने अपनी छोटी तलवारें म्यान में ढीली कर लीं। भागना असंभव था। गोलम धीरे धीरे उठा और कीड़े की तरह रेंगते हुए गड्ढे के मुहाने तक पहुंचा। बहुत सावधानी से उसने खुद को इंच इंच ऊपर उठाया, जब तक कि वह दो टूटे हुए पत्थरों के बीच से झांक नहीं सका। वो कुछ देर तक बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा, कोई आवाज नहीं की। कुछ देर बाद आवाजें फिर से धीमी पड़ने लगीं और फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। दूर मोरानन की प्राचीर पर एक सींग की आवाज आई। फिर चुपचाप गोलम पीछे हटा और नीचे खोखले में फिसल गया। और भी लोग मोडोर जा रहे हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। काले चेहरे, हमने ऐसे लोगों को पहले कभी नहीं देखा। नहीं, स्मजागोल ने भी नहीं देखा। वे भयंकर हैं। उनकी काली आंखें हैं और लंबे काले बाल हैं और उनके कानों में सोने की अंगूठियां हैं। हाँ, बहुत सारा सुंदर सोना। और कुछ के गालों पर लाल रंग है और लाल लबादे, और उनके झंडे लाल हैं और उनके भालों की नोकें, और उनके पास गोल ढालें हैं, पीले और काले रंग की, जिनमें बड़ी बड़ी कीलें हैं। अच्छा नहीं, वे बहुत क्रूर दुष्ट आदमी दिखते हैं। लगभग ऑर्क्स जितने बुरे और बहुत बड़े। स्मजागोल सोचता है। वे ग्रेट रिवर के अंत से परे दक्षिण से बाहर आ गए हैं। वे उस सड़क से आए हैं। वे ब्लैक गेट से आगे निकल गए हैं, लेकिन और भी लोग आ सकते हैं। मोडोर में हमेशा और भी लोग आते रहते हैं। एक दिन सभी लोग अंदर होंगे। क्या वहाँ कोई ओलिफेंट थे? सैम ने पूछा। वह अजीब जगहों की खबर जानने की उत्सुकता में अपना डर भूल गया था। नहीं, कोई ओलिफेंट नहीं। ओलिफेंट क्या है? गोलम ने पूछा। सैम खड़ा हुआ, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया, जैसा कि वो हमेशा कविता बोलते समय करता था, और बोलना शुरू किया। चूहे की तरह ग्रे, एक घर जितना बड़ा, सांप जैसी नाक। मैं प्रियवी को हिला देता हूँ जैसे ही मैं घास के माध्यम से चलता हूँ। जब मैं गुजरता हूँ तो पेड़ टूट जाते हैं, मेरे मुंह में सींग के साथ। मैं दक्षिण में चलता हूँ, बड़े बड़े कान फड़फड़ाना, वर्षों की गिनती से परे। मैं गोल गोल घूमता रहता हूँ, कभी जमीन पर नहीं लेटता, मरने के लिए भी नहीं। ओलिफेंट एम एक, सबसे बड़ा, विशाल, बूढ़ा और लंबा। अगर कभी तुम मुझसे मिले होते, तुम मुझे नहीं भूलोगे। यदि आप कभी ऐसा नहीं करते, आप मेरी बात को सच नहीं मानेंगे। लेकिन पुराने ओलिफेंट हूँ एक, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वह, सैम ने कहा, जब उसने सुनाना समाप्त किया। यह एक कविता है जो हमारे शायर में है। हो सकता है कि यह बकवास हो, यह हो सकता है कि नहीं, लेकिन हमारे पास भी अपनी कहानियां हैं और दक्षिण से समाचार, आप जानते हैं। पुराने दिनों में हॉबिट कभी कभी अपनी यात्राओं पर जाते थे। बहुत से लोग कभी वापस नहीं आए, और ऐसा नहीं है कि जो कुछ उन्होंने कहा था उस पर विश्वास किया गया। ब्री से समाचार और शिरेटॉक के रूप में निश्चित नहीं, जैसा कि कहावत है। लेकिन मैंने सनलैंड्स में दूर बड़े लोगों की कहानियां सुनी हैं। हम अपनी कहानियों में उन्हें स्वटिंग कहते हैं, और जब वे लड़ते हैं तो वे ओलिफेंट पर सवार होते हैं, ऐसा कहा जाता है। वे ओलिफेंट की पीठ पर घर और टावा बनाते हैं और सब कुछ, और ओलिफेंट एक दूसरे पर पत्थर और पेड़ फेंकते हैं। इसलिए जब आपने कहा दक्षिण से लोग, सभी लाल और सुनहरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, मैंने पूछा, क्या कोई ओलिफेंट था? क्योंकि अगर था तो मैं देखने जा रहा था, जोखिम या नहीं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ओलिफेंट देख पाऊंगा। शायद ऐसा कोई जानवर नहीं है। उसने आह भरी। नहीं, कोई ओलिफेंट नहीं, गोलम ने फिर कहा। स्मजागोल ने उनके बारे में नहीं सुना है। वो उन्हें देखना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि वे हों।
स्मजागोल यहाँ से दूर जाना चाहता है और कहीं सुरक्षित जगह पर छिपना चाहता है। स्मजागोल चाहता है कि मास्टर चले जाएं। अच्छा, मास्टर, क्या वह स्मजागोल के साथ नहीं आएगा? फ्रोडो खड़ा हो गया। जब सैम ने ओलिफेंट की पुरानी कविता सुनाई तो वह अपनी सारी चिंताओं के बीच हंस पड़ा था और इस हंसी ने उसे झिझक से मुक्त कर दिया था। काश हमारे पास 1000 ओलिफेंट होते और उनके सिर पर गैंडाल्फ एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होता, उसने कहा। तब हम शायद इस दुष्ट भूमि में घुसने का रास्ता बना लेते। लेकिन हमारे पास नहीं है, बस हमारे अपने थके हुए पैर, बस इतना ही। खैर, स्मजागोल, तीसरा मोड़ सबसे अच्छा हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अच्छे गुरु, बुद्धिमान गुरु, अच्छे गुरु। गोलम ने खुशी से चिल्लाते हुए फ्रोडो के घुटनों को थपथपाया। अच्छे गुरु, तो अब आराम करो, अच्छे हॉबिट, पत्थरों की छाया में, पत्थरों के नीचे। आराम करो और चुपचाप लेट जाओ, जब तक कि पीला चेहरा दूर न हो जाए। फिर हम जल्दी से जा सकते हैं। छाया की तरह नर्म और तेज। हमें होना ही चाहिए।